हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम 11 नवंबर 2025 की मंडे की हम द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज़ को कवर करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि ये हमारा डेली द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस का सेशन रहता है। इसमें हम हमारे जो सब्जेक्ट रहते हैं पॉलिटी, आईआर, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, इसके साथ साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट, इसके साथ ही जियोग्राफी भी हमारा एक मेजर सब्जेक्ट है। तो इससे रिलेटेड जितने भी हमारे करंट अफेयर के मतलब कि इम्पोर्टेंट न्यूज़ आती हैं, टॉपिक आते हैं, उनको हम अच्छे से वन बाय वन कवर करते हैं। तो हमारे सेशन को शुरू करते हैं। ये हमारे देखिए, हमने आपको कल का क्वेश्चन ऑफ द डे दिया था, तो आपने इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताना था, या फिर हमें इसका आंसर आप मतलब आपको आज के सेशन में मिल जाएगा अभी। इसमें देखिए कि सबसे पहले क्वेश्चन क्या आ रहा है। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित आय के स्रोतों पर विचार कीजिए, जिसमें पहला क्या स्रोत है, मानव उपभोग हेतु शराब पर उत्पाद शुल्क, दूसरा है प्राकृतिक संसाधनों का पट्टा या बिक्री, तीसरा है लॉटरी की बिक्री। उपयुक्त में से कितने राज्यों के लिए राजस्व के प्रत्यक्ष स्रोत हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर कोई नहीं? तो इसका सही ऑप्शन है सभी तीन। यानी कि उन्होंने प्रत्यक्ष पूछे हैं कि राज्यों को इनमें से कितने ऐसे स्रोत हैं जिनसे प्रत्यक्ष आमदनी होती है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। हमारी फर्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं हम। हमारी पहली न्यूज क्या आ रही है? तो न्यूज है कि क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, जिसमें इम्बैलेंस इन द फर्टिलाइजर यूज इम्पैक्ट्स, यानी कि जो हम फर्टिलाइजर का यूज करते हैं वो इम्पैक्ट कर रहा है सॉइल की ऑर्गेनिक कार्बन को। तो ICAR की स्टडी है, यानी कि हम यहाँ पर देखें अगर तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के जो डायरेक्टर जनरल है मांगी लाल चाट, उन्होंने कहा है कि जो हम फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं उससे क्या हो रहा है कि जो हमारी एक तरह से भूमि है या फिर मिट्टी है, उसके कार्बन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। देखिए भारतीय कृषि अनुसंधान जो है परिषद, उन्होंने अभी एक खुलासा किया इस चीज का कि जलवायु परिवर्तन और उर्वरकों के असंतुलित उपयोग से देश की जो कृषि भूमि है उसमें कार्बन यानी कि SOC का इसकी मात्रा में कमी आ रही है। यह कमी जो मिट्टी की उर्वरता, फसल उत्पादकता या फिर पर्यावरण स्थिरता को गंभीर रूप से प्रभावित कर रही है। यानी कि यहाँ पर क्या है ना, मिट्टी की जो गुणवत्ता है उसकी बात की जा रही है कि वो लगातार कैसे कम होती जा रही है, उसमें कौन कौन से प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो अध्ययन के अनुसार क्या पाया गया कि एक तो तापमान टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, इसके साथ ही वर्षा और ऊंचाई जैसे जो जलवायु कारक हैं, साथ ही फसल पैटर्न, उसके साथ ही उर्वरक प्रबंधन करना या फिर SOC के जो स्तर है उसको निर्धारित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि ये सभी मेन यहाँ पर कारक देखे गए हैं। एक तो टेम्परेचर जो है वो भी इन सभी को प्रभावित करता है। दूसरा जो हमारी वर्षा है यानी कि रेनफॉल की अगर हम बात करें तो रेनफॉल भी इसमें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ही ऊंचाई जैसे जो यानी कि हाइट जो है, हाइट कितनी है, उसके साथ मतलब ये तीन कारक तो महत्वपूर्ण है, लेकिन जलवायु कारक भी इसमें कुछ शामिल होते हैं। अब देखिए अध्ययन की पृष्ठभूमि क्या थी और इनका जो पद्धति है वो क्या है। अध्ययन की पृष्ठभूमि और पद्धति, तो सबसे पहले तो ये जो है 6 वर्षीय अध्ययन यानी कि 2017 से शुरू होकर ICAR के जो भारतीय मिट्टी विज्ञान संस्थान है भोपाल के समन्वय में किया गया था। इसमें 29 राज्यों के 620 जिलों में से 2,54,236 जो मिट्टी के नमूने हैं उनका विश्लेषण शामिल था। इसके साथ ही वैज्ञानिक टीम जो उसने क्या किया, ICAR के जो महानिदेशक मंगी लाल जाट है उनके साथ 8 वैज्ञानिक टीम ने 20 कृषि जैविक क्षेत्रों को कवर किया और कृषि जैविक आधार मानचित्र विकसित किया। यानी कि एक तरह से उन्होंने यहाँ पर मैपिंग भी की थी। इसके बाद प्रकाशन इसका कब हुआ था? अध्ययन का शोध पत्र जो इंग्लैंड आधारित अंतरराष्ट्रीय पत्रिका लैंड डिग्रेडेशन एंड डेवलपमेंट में इसको पब्लिश किया गया था। अब इससे मुख्य निष्कर्ष क्या निकलते हैं, यहाँ पर हम बात करेंगे मुख्य हमारे जो निष्कर्षों के बारे में। यानी कि जो भी इससे निष्कर्ष निकले हैं उसमें सबसे पहला क्या है, यानी कि इस अध्ययन के बाद से कौन कौन से रिजल्ट हैं। तो इसमें जो पहला है वो है जलवायु परिवर्तन पर प्रभाव। यानी कि जलवायु परिवर्तन का जो प्रभाव है वो कैसे जमीन की गुणवत्ता को प्रभावित किया उसने। अब देखिए जब उच्च तापमान होता है, जो भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनका विघटन है ना वो तेजी से हो जाता है। जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उनका विघटन तेजी से होने लगेगा।
जिससे क्या होगा, मिट्टी से कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 जैसी गैसें जो है वो निकलनी शुरू हो जाएंगी वातावरण में, फिर रिलीज होती है वातावरण में। इसी तरह ये जो जलवायु परिवर्तन है उसको और बढ़ावा देने वाली जो नकारात्मक यानी कि नेगेटिव एक तरह से फीड लूप होती है उसको निर्माण करता है। इसके साथ ही जब वर्षा का अनियमित पैटर्न होता है, यानी कि कहीं पर वर्षा हो गई कहीं पर नहीं हो गई, है ना, इसी तरह से जो हमें वर्षा में परिवर्तन देखने को मिलता है, पैटर्न से कटाव होता है, पोषक तत्वों का बहाव बढ़ता है जो कि SOC भंडार को कम करता है। इसके बाद अगर हम देखें तो जो ऊंचाई है, तापमान या फिर वर्षा है, SOC की जो सांद्रता है उसके 3 प्रमुख कारक हैं जो कि फसल पैटर्न से स्वतंत्र रूप से जो काम करते हैं। इसके बाद दूसरा इसमें क्या निष्कर्ष निकाला गया कि उर्वरक उपयोग में असंतुलन का प्रभाव, यानी कि जब हम देखते हैं कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जिसमें हम जो देखते हैं मेन हरियाणा का क्षेत्र हो गया, इसके साथ पंजाब, इसके साथ यूपी जैसे जो क्षेत्र है वहां पर यूरिया, फास्फोरस जैसी जो खाद होती हैं उन पर ज्यादा निर्भरता बढ़ती जा रही है और SOC में उससे क्या हुआ, नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। बिहार जैसे राज्यों में संतुलित उर्वरक उपयोग किया गया, यानी कि एक तरह से बिहार में कहीं ना कहीं संतुलित उपयोग यानी कि यूज रहा इस चीज का। तो इसी तरह हम यहाँ पर कहीं ना कहीं ये चीज देख सकते हैं कि इन सभी का अगर हम नतीजे की बात करें ना तो नतीजे इसके बहुत ही ज्यादा यानी कि नकारात्मक प्रभाव के देखे गए। SOC न केवल मिट्टी की रसायन विज्ञान का एक हिस्सा होता है बल्कि मिट्टी की भौतिक रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान को भी प्रभावित करता है। इसके अलावा जो क्षेत्रीय भिन्नताएं जो होती हैं वो क्या है, क्षेत्रीय भिन्नताएं जो है, तो इसमें क्षेत्रीय भिन्नताएं जो हैं जिसमें कृषि जैविक क्षेत्रों में फसल प्रणालियां, उसके साथ ही जो उर्वरक उपयोग होते हैं उनके आधार पर SOC में विविधता देखी गई है। जैसे उदाहरण अगर हम देखें तो जहां पर कृषि ज्यादा होती है यानी कि तीव्र कृषि वाला जो क्षेत्र है उसमें कमी अधिक गंभीर है, यानी कि कमी बहुत ज्यादा उसमें देखी जा रही है। अब इसके लिए कुछ सिफारिशें और निहितार्थ दिए गए हैं उसके द्वारा, ICAR के द्वारा। तो अध्ययन जो है, अध्ययन सरकार से मिट्टी स्वास्थ्य की रक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई की मांग करता है, जैसे कि संतुलित उर्वरक प्रबंधन होना चाहिए, जैविक खादों का प्रोत्साहन हो, इसके साथ ही जलवायु अनुकूलन कृषि प्रथाओं को अपनाना हो। इसके साथ दीर्घकालिक प्रभाव के SOC की कमी से खाद्य सुरक्षा और जलवायु कार्रवाई जो है वो प्रभावित हो सकती है, यानी कि जिसमें हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 2 और 13 वो प्रभावित हो सकता है। संतुलित उर्वरक उपयोग से क्या होगा, SOC को बढ़ाया जा सकता है, SOC को फिर बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो विशेष रूप से जो प्रारंभिक स्तर है वहां उससे 1.5% कम हो। भविष्य की दिशा क्या हो सकती है, इसमें जो जैविक संसाधन हो गए जिसमें गोबर खाद का यूज करना या फिर नेचुरल जो भी खाद वगैरह होती हैं उनका यूज करना, उसमें कम जुताई जैसी जो प्रथा है उनसे जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों को ऑफसेट किया जाता है। अब देखिए अध्ययन की सिफारिशें क्या क्या दी गई हैं उनको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। अब देखिए ICAR जो है ये जो स्टडी की गई है अभी हाल ही में, ICAR की ये जो स्टडी हुई है तो इसमें क्या किया गया, कुछ सिफारिशें दी गई हैं जिसमें क्या है, मिट्टी के कार्बनिक कार्बन यानी कि SOC उसकी गिरावट को रोकने के लिए, बढ़ाने के लिए और वैज्ञानिक, नीतिगत, किसान, सत्रीय तीनों सत्र पर स्पष्ट चरणबद्ध सिफारिशें दी गई हैं। तो अब देखिए सबसे पहले सिफारिश को समझते हैं। सबसे पहला उन्होंने क्या अपना यहाँ पर एक तरह से सिफारिश दी है कि संतुलित जो उर्वरक है, संतुलित उर्वरक प्रबंधन जो है यानी कि बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट जो मैनेजमेंट है वो किया जाए। जैसे इसके भी 2 आधार हैं अलग अलग, एक वैज्ञानिक आधार इसका क्या दिया गया, इसके साथ कुछ व्यवहारिक कदम दिए गए। इसमें जो है नाइट्रोजन या फिर DAP यानी कि जो हम नाइट्रोजन यूज करते हैं, इसके साथ ही जो DAP जो होती है खाद, फास्फोरस, उसका अत्यधिक उपयोग क्या करता है, मिट्टी में नाइट्रोजन फास्फोरस को और ज्यादा बिगाड़ देता है, जिससे सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनकी गतिविधि कम होती है, SOC विघटन बढ़ता है। तो इससे क्या होगा, उन्होंने मतलब कि कदम क्या क्या उठाने चाहिए, तो उन्होंने कदम ये कहा है कि जो हर 2 से 3 साल में मिट्टी की जरूर परीक्षण कराना चाहिए, यानी कि 2-3 साल में देखिए कि मिट्टी की गुणवत्ता क्या है। इसके अलावा NPK यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, ये अनुपात किस तरह बनाकर रखना है, 4:2:1, इस अनुपात में इसको बनाकर रखना है, ठीक है।
इसके बाद जो किसान विशिष्ट उर्वरक अनुशंसा यानी कि मोबाइल ऐप जैसे हैं उनसे सलाह ली जा सकती है। इसके लाभ क्या होंगे, 3 से 5 वर्षों में एसओसी की वृद्धि जो है 0.3 से 0.1 से लेकर 0.3 तक इसकी वृद्धि देखी जाएगी। इसके अलावा फसल उत्पादकता में सुधार होगा, लेकिन इसके लिए चुनौतियां क्या है कि यूरिया की जो सब्सिडी है वो किसान इसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं, क्योंकि यूरिया की पर इतनी ज्यादा सब्सिडी भी दी जाती है। इसके समाधान क्या हो सकते हैं कि पोटाश और सूक्ष्म पोषक का जो सब्सिडी है उसको बढ़ा दिया जाए। इसके साथ दूसरा उन्होंने क्या सिफारिश दी है कि जैविक कार्बन जो है संवर्धन को बढ़ाना होगा, यानी कि ऑर्गेनिक कार्बन एनहांसमेंट हो। जैसे गोबर खाद हो गई, इसमें गोबर खाद में जो कंपोस्ट खाद वगैरह आती है, हरी खाद, ये धीमी गति से विघटित कार्बन पदार्थ करते हैं जो कि 3 से 5 वर्ष तक रहता है। इसी तरह यानी कि इन मॉडल को अपनाना होगा। इसमें स्रोत क्या हो सकते हैं, गोबर खाद हो सकती है, वर्मी कंपोस्ट हो सकता है, हरी खाद, या फिर फसलों का जो अवशेष उसका प्रबंधन करना। लाभ क्या होगा, मिट्टी की जो जल धारण की समर्था है, जल धारण की जो मिट्टी की समर्था है उसमें वृद्धि होगी। इसके लिए चुनौतियां क्या है कि गोबर खाद की उपलब्धता बहुत कम रहती है। गांव सतह पर कंपोस्ट पिट या फिर नादीप कंपोस्ट जो है और बायोगैस सलरी का उपयोग होता है। इसके साथ ही कुछ तीसरा सुधार उन्होंने यहाँ पर सिफारिश दी है, संरक्षण कृषि, यानी कि जो हमारी कंजर्वेशन एग्रीकल्चर है, यानी कि जुताई से मिट्टी का जो वायु संचार है वो बढ़ जाता है। अगर जब खेतों में हम जुताई करते हैं उससे वायु संचार लगातार बढ़ जाता है, तो इससे क्या होगा कि जो कार्बनिक पदार्थ है वो तेजी से ऑक्सीकृत होते हैं, यानी कि कार्बनिक जो पदार्थ हैं वो तेजी से यहाँ पर निकलने शुरू हो जाते हैं। अब इसमें क्या क्या कदम हो सकते हैं, सबसे पहले तो शून्य जुताई होनी चाहिए, यानी कि हैप्पी सीडर या फिर 0 टिल से बुआई की जाए। इसके साथ ही रेजिड्यू रिटेंशन यानी कि फसल अवशेष को कवर करना, जैसे कम से कम 30% जो भूसा होता है ना, भूसा आप समझते होंगे, गांव वाले तो जरूर समझते होंगे, 30% जो भूसा होता है उसको खेत में छोड़ देना चाहिए। इसके साथ क्रॉप रोटेशन होना चाहिए, जिसमें क्या है कि धान और गेहूं की जो फसल उगाई जाती है उसके बाद धान गेहूं के साथ मूंग चना वगैरह, तो ये रोटेशन के अकॉर्डिंग फसलें उगाई जाए। तो इसमें लाभ क्या हो सकता है, डीजल खर्च में कमी आ सकती है 40% तक, मिट्टी का जो कटाव है उसमें 70% तक उसमें भी कमी देखी जा सकती है। तो इसी तरह यानी कि सिर्फ इसमें कुछ जो ये कदम उठाकर ही मिट्टी की गुणवत्ता को अच्छा किया जा सकता है। इसके बाद जलवायु अनुकूल प्रथाएं भी कुछ यहाँ पर सिफारिश दी गई है, जैसे कि उच्च तापमान होता है, तापमान अगर ज्यादा होगा तो एसओसी का विघटन ज्यादा होगा, और फिर जो मचिलिंग है उसमें तापमान जो है नियंत्रित होगा। इसमें कदम क्या उठा सकते हैं, मल्चिंग यानी कि पुआल, मिट्टी तापमान जो है वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक उसमें नमी संरक्षण कम हो सकता है। इसके साथ ही उर्वरक हानि से 30% कमी होगी, लेकिन कैसे, ड्रिप सिंचाई, आप समझते होंगे ड्रिप सिंचाई यानी कि एक तरह से ड्रिपिंग लगाकर उसकी सिंचाई करना, तो उससे ये चीज देखी जा सकती है, यानी कि उर्वरक हानि कम होगी। इसके साथ ही खेत में पेड़ लगाने, यानी कि प्रति हेक्टेयर 2-3 टन अतिरिक्त कार्बन संग्रह करते हैं, तो ये फायदे हो सकते हैं। अब इसके साथ ही नेक्स्ट इन्होंने क्या सिफारिश दी है, ये सिफारिश है कि जो किसान है या फिर किसान साथी 5 वर्षीय जो कार्य योजना है उस पर ध्यान दिया जाए, यानी कि जो किसान है ना उनकी जो 5 वर्षीय कार्य योजना जो है उस पर ध्यान जरूर दिया जाना चाहिए। जैसे कि अगर हम इसमें देखें तो जो 5 वर्षीय योजना है, जिसमें पहले वर्ष में, जैसे कि पहले वर्ष में क्या हो सकता है, मिट्टी का परीक्षण किया जाए। इसके साथ दूसरे वर्ष में जो हरी खाद है या फिर ढैंचा जिसको बोलते हैं ढैंचा, तो उनको यानी कि वो फसलों जमीन में बिछा दिया जाए। इसके बाद तीसरे वर्ष में क्या कर सकते हैं, फसल चक्र में दालें जोड़नी चाहिए। चौथे वर्ष में मल्चिंग और ड्रिप सिंचाई का यूज हो, और 5वें वर्ष में एसओसी मापन होना चाहिए, यानी कि 0.5% इसका टारगेट रखा गया। तो इसी तरह किसान सत्री 5 वर्षीय योजना से ये एक तरह से पूरा प्रैक्टिकली प्लान है, यानी कि पूरा प्रैक्टिकल के साथ इसको यूज किया जा सकता है। इसके बाद एक और सिफारिश है नीतिगत और संस्थागत सिफारिशें, यानी कि जो केंद्र सरकार है वो मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड को डिजिटल और एआई के आधार पर, यानी कि सिर्फ हम ये ना समझे कि मतलब कि इसको सिर्फ बातों में ही हो, यानी कि सिर्फ प्रैक्टिकली इसको एआई या फिर और भी टेक्निकली भी ये बन सकती हैं, इनको मतलब कि ऐसी सिफारिशों को लागू किया जा सकता है। जैविक खेती के लिए 10,000 हेक्टेयर जो है प्रोत्साहन मिलना चाहिए, यानी कि राज्य सरकार क्या कर सकती है, हर ब्लॉक में जितने भी पूरे राज्य में ब्लॉक बने हुए हैं उनमें मिट्टी
परीक्षण किया जाएगा। उसके बाद अब हम देखते हैं किसान उत्पादक संगठन जो है उसके माध्यम से कंपोस्ट का वितरण होगा। इसके साथ ही जो कृषि विश्वविद्यालय हैं ICAR, उनके द्वारा क्या हो सकता है, किया जा सकता है, सिफारिश क्या की गई है कि SOC इंडेक्स जो है उसमें वृद्धि की जाए, विकसित करना, और डेमो फार्म हर जिले में जरूर होना चाहिए। तो ये कुछ सिफारिशें दी गई थी। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है। ये जो आज के हमारा ये जो टॉपिक आया, ICAR अध्ययन के अनुसार उर्वरक उपयोग में असंतुलन से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है। केवल जल धारण क्षमता बढ़ती है, रासायनिक भौतिक जैविक गुण प्रभावित होते हैं, केवल सूक्ष्म जीवों की गतिविधि बढ़ती है, कार्बन संग्रह में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट, यानी कि रसायन भौतिक और जैविक गुण प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, जिसमें क्या है कि पहला कथन क्या है, हरियाणा पंजाब जैसे क्षेत्रों में यूरिया का अत्यधिक उपयोग SOC में कम प्रमुख कारण है। दूसरा, बिहार में संतुलित उर्वरक उपयोग से SOC सत्र जो बेहतर होता है। अध्ययन में 29 राज्यों के 620 जिलों से 2,54,236 मिट्टी के सैंपल लिए गए। तो इसमें कौन से कथन सही है, इसमें तीनों ही सही है, पहला, दूसरा और तीसरा। सी ऑप्शन इज करेक्ट। ICAR का जो अभी हालिया अध्ययन हुआ है उसके अनुसार मिट्टी की कार्बनिक कार्बन यानी कि SOC जो सांद्रता है उसको निर्धारित करने वाले प्रमुख जलवायु कारक कौन कौन से हैं। केवल तापमान और वर्षा है, या फिर मिट्टी और वर्षा है, ऊंचाई, मिट्टी का pH और नाइट्रोजन स्तर, फसल पैटर्न और सिंचाई। तो इसमें बी ऑप्शन इज करेक्ट, यानी कि तापमान, वर्षा और ऊंचाई ये तीनों ही इसके कारक हैं, प्रमुख कारक। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है हमारी आदित्य L1 से। आदित्य L1 आपको पता है जैसे कि ये लॉन्च किया गया था, बेसिकली ये 2 सितंबर 2023 को इसको लॉन्च किया गया था। अब वहां से कुछ इन्होंने रिपोर्ट भेजी है। आदित्य L1 जो है गेट्स अ क्लोज लुक एट इरप्शंस फ्रॉम द सन, यानी कि जो आदित्य L1 है उसने सूर्य के विस्फोटों को करीब से देखा, एक महत्वपूर्ण खोज देखी गई है। तो जो साइंटिस्ट है IIA और नासा के, उन्होंने स्टडी की है वेरी स्पेक्ट्रोस्कोपी जो ऑब्जर्वेशंस देखी गई है कोरोनल मास इजेक्शन के बारे में। इसकी जो विजिबली वेवलेंथ रेंज है वो चेक की गई। इसके साथ ही सोलर ऑब्जर्वेटरी इज एक्सपेक्टेड टू ऑब्जर्व मोर सच इरप्शंस, यानी कि ऐसे और भी इरप्शंस होते होंगे, इसके बारे में बात कही गई है। अब देख लेते हैं इसको थोड़ा डिटेल में। तो भारतीय सुरक्षा जो अनुसंधान संगठन है यानी कि इसरो का, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसका आदित्य L1 मिशन जो कि सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला समर्पित अंतरिक्ष मिशन है, यानी कि पहला मिशन है जिसने अभी हाल ही में सूर्य से होने वाली जो शक्तिशाली विस्फोट है जिसे सोलर फ्लेयर या फिर सोलर फ्लेयर्स और कोरोना मास इजेक्शन कहा जाता है, CME, तो उसको निकटता से इन्हें कैप्चर किया है, यानी कि इसकी कुछ फोटोज ली गई हैं, उसका अध्ययन किया गया। ये उपलब्धि न केवल सूर्य की विस्फोटक गतिविधियों को समझाने में मददगार है बल्कि पृथ्वी पर अंतरिक्ष मौसम की भविष्यवाणी के लिए भी क्रांतिकारी साबित हो रही है। तो अब इसको थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। अब देखिए आदित्य L1 मिशन आखिर क्या है। सबसे पहले देखेंगे इसको कब लॉन्च किया गया और इसकी स्थिति क्या है। आदित्य L1 को 2 सितंबर 2023 को PSLV C57 रॉकेट से श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था और जनवरी 2024 में सूर्य पृथ्वी के पहले लैग्रेंज बिंदु यानी कि L1 जो बिंदु था सूर्य पृथ्वी के लैग्रेंज बिंदु को उसके चारों ओर हेलो ऑर्बिट में स्थापित हो गया था, ये 2024 में, जो कि पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर तक दूर है। इस स्थिति का सूर्य का 24/7 अवलोकन कर सकता है। इसका उद्देश्य क्या था मिशन का? सूर्य के वायुमंडल जिसमें फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और जो कोरोना है उसका अध्ययन किया गया। इसमें सौर हवा, चुंबकीय तूफान और ऊर्जा विस्फोट शामिल है। इसमें 7 पेलोड्स हैं जिसमें 4 दूरस्थ संवेदन के लिए और 3 इन सिटू मापन के लिए तैयार किए गए हैं। इसका महत्व क्या है इस मिशन का? सूर्य के विस्फोट पृथ्वी पर संचार, बिजली ग्रिड और उपग्रहों को प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो 1989 में एक सौर विस्फोट ने यानी कि 1989 में जो एक सौर विस्फोट हुआ था कनाडा के जो क्यूबेक प्रांत है उसमें 3 दिन तक बिजली ब्लैकआउट कर दिया था, यानी कि 3 दिन तक बिजली वहां पर नहीं थी। अब देखिए सूर्य के विस्फोट की जो करीबी की तस्वीरें हैं वो हमें क्या बताती हैं उसको हम देखते हैं। सबसे पहले तो X 6.3 क्लास, अब यहाँ पर देखिए X 6.3 क्लास और सौर फ्लेयर्स जो है 22 जनवरी 2024 को ये जो है इसमें क्या हुआ था कि सूर्य ने एक बहुत बड़ा विस्फोट किया था जिसमें क्या हुआ, भारी मात्रा में विकिरण अंतरिक्ष में फेंक दिए गए थे। इसके साथ ही आदित्य जो हमारा L1 मिशन है, आदित्य L1 मिशन जो है ये जो अभी हमने भेजा हुआ है, आदित्य L1 जो मिशन है
उसने सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप यानी कि SUIT, इसकी फुल फॉर्म क्या है, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप से इस फ्लेयर कर्नेल को निचले वायुमंडल में पहली बार कैद किया। ये जो एक्स किरणों के अलावा जो वहां की यूवी रेज होती हैं, यूवी रेज जो है यानी कि जो पराबैंगनी किरणें, उसमें लिया गया ये पहला अवलोकन है। इसके बाद विशेषता क्या है इसकी, अन्य अंतरिक्ष यान जैसे कि नासा, ठीक है, नासा का जो सोलर डायनामिक्स ऑब्जर्वेटरी है या फिर ESA का जो सोलर ऑर्बिटर है, इस दूरी पर अंधे होते हैं। लेकिन आदित्य L1 ने क्या किया कि जो आदित्य L1 ने फ्लेयर के उद्गम से पूरी, यानी कि जब फ्लेयर सूर्य की निकली, मान लीजिए ये सूर्य, इसकी जब यहां से फ्लेयर्स निकली शुरू हुई तो उसको पूर्ण मुक्ति से पूरी तरह रिकॉर्ड कर लिया। इसमें 2 निकटवर्ती स्थानों पर चमकीली फ्लैश भी दिखाई पड़ी है। इसका वैज्ञानिक महत्व आखिर क्या है, यहाँ सबसे पहले अगर हम देखें कि इसकी जो विशेषता हमने देखी, महत्व क्या है, तो इस सूर्य ने इससे क्या हुआ, सूर्य के जो विस्फोट हुआ है, अभी विस्फोट की जो ऊर्जा है उसको कैसे प्रभावित किया है या कैसे परतों में फैलती, ये सब कुछ हमें समझ आ गया इस रिकॉर्डिंग के जरिए। सोलर लो एनर्जी एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर यानी कि सोलेक्स ने भी डाटा दिया है, जो कि पृथ्वी पर जो यानी कि क्या प्रभाव पड़ने वाला है उसके बारे में बताएगा। इसके साथ ही दूसरा क्या मिला है हमें, कोरोना मास इजेक्शन यानी कि CME। यहाँ पर अगर हम देखें तो कोरोना मास इजेक्शन का दृश्य जो प्रकाश में पहला स्पेक्ट्रोस्कोपिक अवलोकन नवंबर 2025 में किया गया था। अब देखिए इसमें क्या है, हाँ, तो इसका जो इसमें क्या हुआ क्या था, विजिबल एनिमेशन जो एमिशन लाइट कोरोनाग्राफ है उसके बारे में पता चला, जो विजिबली एनिमेशन होते हैं यानी कि VELC। तो इसने ये एक तरह से पेलोड है, इसने सूर्य की सतह से बहुत निकट यानी कि लिफ्ट ऑफ के करीब एक CME दृश्य को देखा है। तरंग दैर्ध्य यानी कि विजिबल जो वेवलेंथ होती है उसको उसमें कैद किया। ये पहली बार है जब किसी स्पेस कोरोनाग्राफ ने ऐसा किया, यानी कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है। सहयोग क्या मिला इसको, भारतीय ज्योतिष भौतिकी संस्थान IIA और इसके साथ नासा के वैज्ञानिकों ने मिलकर CME के थर्मोडायनामिक गुण जैसे कि तापमान, वेग, इन सभी का अनुमान भी लगाया है। इसके साथ ही प्लाज्मा की जो गति है वो 1500 किलोमीटर पर सेकंड तक भी पहुंच चुकी है। इसकी विशेषता क्या है, CME के जो स्रोत हैं यानी कि जो भी क्षेत्र है इसके CME के और जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी गतिशीलता समझने में मदद मिलेगी हमें चुंबक वाले क्षेत्र में। इसके साथ ही L1 की स्थिति के कारण 24 घंटे का निरंतर जो हम दृश्य वो देख पाए हैं। इसका महत्व क्या है, ये अंतरिक्ष मौसम पूर्वानुमान को और बेहतर बनाएगा, जो मौसम का अंदाज वगैरह लगाया जाता है उससे और ज्यादा हमें मदद मिलेगी। और क्योंकि CME जो है यानी कि जो हम अगर देखते हैं कोरोना मास इजेक्शन, वो जब पृथ्वी की ओर आने पर सौर तूफान पैदा होता है, तो इसके बारे में हमें नॉलेज इसी वजह से मिली है। इसके बाद ये एक और इसने देखा, पहला अवलोकन किया गया एक्स क्लास फ्लेयर और प्लाज्मा इजेक्शन के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते 3rd पॉइंट, तो ये 31 दिसंबर 2023 को हुआ। मिशन के शुरुआती चरण में SUIT ने एक एक्स क्लास फ्लेयर और इसके साथ ही प्लाज्मा ब्लॉब को नियर यूवी प्रकाश में कैद कर लिया था, जो कि फ्लेयर क्षेत्र को धकेला गया था। इसके बाद अगर हम देखें सौर फ्लेयर्स के भारत पर क्या प्रभाव, पृथ्वी पर क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं सौर फ्लेयर के, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ ये जो पिक्चर बना हुआ है यहाँ पर आप देखिए, समझने की कोशिश करिएगा। ये जो पूरा पिक्चर है, यहाँ से सूर्य की यहाँ पर फ्लेयर्स होती हैं जो इनकी जो एक तरह से ज्वाला निकलती है सूर्य की। तो सौर फ्लेयर्स की सतह पर अचानक से शक्तिशाली ऊर्जा विस्फोट हुए, जो कि कुछ मिनटों में हिरोशिमा बम लाखों गुना, यानी कि हिरोशिमा जो बम फेंका गया था उससे भी लाखों गुना तेज है, लाखों गुना ऊर्जा छोड़ते हैं। ये जो मुख्य रूप से एक्स किरणें, इसके साथ यूवी किरणें होती हैं, यूवी रेज होती हैं, रेडियो तरंगे होती हैं, इसके साथ उच्च ऊर्जा के जो कण होते हैं उन सभी को छोड़ते हैं। इनका प्रभाव 2 चरणों में पड़ता है। एक होता है तत्काल प्रभाव, यानी कि फ्लेयर की जो किरणें हैं 8 मिनट में पृथ्वी पर पहुंच जाती हैं। पूरी तरह से अगर हम देखें तो ये जब जो किरणें निकलती हैं तो ये 8 मिनट में पृथ्वी पर हमारे पास पहुंचती हैं। इसका तत्काल कारण है। दूसरा होता है विलंबित प्रभाव, काफी लंबे समय का, यानी कि जो कोरोना मास इजेक्शन से जुड़ी जो भी एक तरह से प्लाज्मा बादल जो बनते हैं,
प्लाज्मा के बादल होते हैं जो बहुत ज्यादा, एक तरह से प्लाज्मा जो है मटर की एक चौथी अवस्था है, यानी कि ऐसा जो बहुत ही ज्यादा जिसमें हमें स्पेस देखने को मिलती है। तो CME से जुड़े जो प्लाज्मा के बादल ये 1 से 3 दिन तक पहुंचते हैं पृथ्वी पर। अब देखिए तत्कालीन प्रभाव पर क्या हो सकता है, प्रभाव क्या पड़ सकता है इसमें तत्कालीन, अगर इसमें कुछ होता है तो इसमें जो रेडियो ब्लैकआउट हो सकता है, जिसमें एक्स किरणें उसके साथ UV किरणें जो है आयन मंडल को आयोनाइज कर देती है और रेडियो सिग्नल जो होते हैं वो पूरी तरह से अवशोषित हो जाते हैं, जैसे कि पायलट जहाज या फिर सैन्य संचार जो है वो बाधित हो जाता है। 2003 में हैलोवीन जो सौर तूफान हुआ था, एक आपने सुनी होगी न्यूज, 2003 की एक हैलोवीन सौर तूफान था, तो उसमें ये हुआ था कि उसने 30 मिनट तक का पूरे विश्व का रेडियो ब्लैकआउट कर दिया था। इसके साथ ही सिग्नल में देरी हो सकती है, यानी कि इसमें जो विमान लैंडिंग होते हैं, ड्रोन, उबर जैसी जो सेवा है वो प्रभावित हो सकती है। इसके साथ ही जो सैटेलाइट ड्रैग है उसमें भी वृद्धि, यानी कि UV से जो वायुमंडल काफी गर्म होता है, फैलता है, निचली कक्षा में सैटेलाइट के अधिक घर्षण होते हैं और ईंधन जो है खर्च वो बढ़ जाता है, जैसे कि मेगा कंस्टोलेशन बार बार हमें सुधार करना पड़ता है। अब देखिए इसके जो विलंबित प्रभाव होते हैं CME से, यानी कि कोरोना मास इजेक्शन से होते हैं। जब सौर फ्लेयर के साथ ये भी हो जाता है कोरोना मास इजेक्शन, दोनों चीजें एक साथ होती हैं, तो जो अरबों टन प्लाज्मा होता है वो पृथ्वी की सतह पर आता है और पृथ्वी के जो चुंबकीय क्षेत्र उसके टकराकर जियोमैग्नेटिज्म जो स्टॉर्म होता है, एक तरह से तूफान, वो पैदा करता है। इसमें सत्र कौन सा है, इसमें 3 सत्र अलग अलग रहते हैं, जिसमें G1 हो सकता है, G2, G3, G4 मजबूत होता है और G5 सबसे ज्यादा तेज होता है। जो ऑरोरा हम देखते हैं, ऑरोरा क्या होता है कि जो जब यानी कि कुछ ये फ्लेयर्स जो हैं पृथ्वी के नजदीक आती हैं, तो जो पृथ्वी का जो चुंबकीय प्रभाव है उसके कारण कुछ तो ये फ्लेयर्स आगे चली जाते अवशोषित होते हैं, लेकिन कुछ अपना जो प्रकाश है वो पृथ्वी के मतलब पृथ्वी से नहीं, पृथ्वी के जो पोल है वहां से वापस चल देते हैं। तो जब हम यहाँ पर देखते हैं पोलर एरिया में, यानी कि हम देखें नॉर्दर्न लाइट्स दक्षिणी तक होती हैं, यानी कि यहाँ पर हमें रंग बिरंगे कलर्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो मजबूत होता है, ये जो एक तरह से CME जो मजबूत हो, तो इससे क्या होता है प्रभाव, GPS जो घंटे उसमें त्रुटि हो सकती है, रेडियो अनुपलब्ध हो सकते हैं, सैटेलाइट में भी गड़बड़ी हो सकती है। इसकी वास्तविक घटना कब देखी गई थी, मई 2024 में। 2024 में एक ऐसी घटना देखी गई थी इससे रिलेटेड, तो उसमें क्या हुआ था, सौर तूफान आया था, G5 सत्र 40+ जो स्टारलिंक सैटेलाइट थे वो नष्ट हो चुके थे। इसके बाद G5 सबसे ज्यादा तेज, जब ये कोरोना मास रिएक्शन होता है तो बिजली ग्रिड फेल हो जाता है, ट्रांसफार्मर जल सकते हैं। तो ये इसकी घटना 1989 में पहली बार देखी गई थी। क्यूबेक ब्लैकआउट हुआ था, 9 घंटे और 6 मिलियन लोग बिना बिजली के रहे थे। इसके साथ ही कुछ अंतरिक्ष यात्रियों सैटेलाइट पर प्रभाव पड़ता है, जैसे कि उच्च ऊर्जा प्रोटॉन जो होते हैं बीमारी, विकर्ण की बीमारी बनते हैं। इसके साथ DNA की भी हानि होती है। इसके उपाय क्या हो सकते हैं, सोलर प्रोटॉन इवेंट में ISS के भाग में शरण हो सकता है। इसके साथ ही जो हम देखें सैटेलाइट पर भी जो है सिंगल इवेंट अपसेट होते हैं, मेमोरी में बिट स्लिप जो होते हैं वो उसको गलत कमांड मिल सकती है। इसके साथ ही रेडिएशन हार्डनिंग, रिडंडेंसी, शटडाउन प्रोटोकॉल, ये सब इसके सुरक्षा के उपाय हैं। सौर पैनल पर क्या खतरा हो सकता है, तो प्रोटॉन से क्या होगा, डिग्रेडेशन कम होगा, 10 से 20% दक्षता है वो भी कम हो जाएगी इसकी। इसके दीर्घकालिक लंबे समय तक प्रभाव जलवायु पर पड़ते हैं, ओजोन परत में हमें देखने को मिलता है इसका प्रभाव। इसके साथ ही प्राणियों पर, जैसे जो प्रवासी पक्षी होते हैं या फिर कबूतर, व्हेल वगैरह, ये चुंबकीय क्षेत्र से इनका भटकाव हो जाता है। भारत में विशेष प्रभाव क्या है, आदित्य L1 के संदर्भ में अगर हम देखें, अब यहाँ पर देखिए भारत में, यानी कि भारत में भी हम जब देखते हैं तो भारत में क्या प्रभाव है इसके, एक तरह से जो भौगोलिक स्थिति है भारत की, अगर हम भौगोलिक स्थिति को देखते हैं तो बिल्कुल आप देखते हैं यहाँ पर हमारी ये पृथ्वी है, इसमें ये भूमध्य रेखा जा रही है और यहाँ पर ऊपर है कर्क रेखा, नीचे है मकर रेखा। तो भारत जो हमारा है यहाँ पर भूमध्य रेखा के बिल्कुल नजदीक स्थित है। तो इक्वेटोरियल इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रोजेट होते हैं, यानी कि सौर तूफान में करंट 10 गुना बढ़ जाता है। इसके साथ बिजली ग्रिड जो है, लंबी ट्रांसमिशन लाइनें, GIC, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन खराब हो सकता है। नेविगेशन IRNSS प्रभावित होता है। आदित्य L1 की भूमिका क्या है, सूट और VELC से 24 से 48 घंटे पहले चेतावनी दी जाती है। इसरो, नासा को अलर्ट मिल जाता है, बिजली कंपनियां लोड कम कर सकती हैं। इसका जोखिम निष्कर्ष क्या निकालें अगर हम, तो आर्थिक नुकसान क्या होगा, G5 तूफान से क्या हुआ, एक
यानी कि $2 ट्रिलियन तक का नुकसान हुआ है। ये एक लेआउट की रिपोर्ट है, उसके अनुसार बताया जा रहा है। इसके बाद अगर हम देखें ब्लैकआउट का डर भी रहता है। तो जो आदित्य L1 उसका योगदान क्या है, तो सबसे पहले हम अगर इसके योगदान की बात करें तो योगदान इसका हम बहुत बड़ा है। यानी कि जो पहली बार हमने देखा है यूवी फ्लेयर्स में कर्नल के साथ ही कोरोनल के साथ विजिबल लाइट और उसमें कोरोना मास इजेक्शन देखा गया, दोनों चीजें। और ये पूर्वानुमान की सटीकता को 30 से 50% तक बढ़ा रहा है। यानी कि जो भी अनुमान लगाए गए थे वो उसको 30 से 50% तक सही साबित करता है। तो ये सब इसके पूरे प्रभाव हमें भारत पर, पृथ्वी पर, या फिर अगर हम ऑल ओवर देखें हमारे सोलर सिस्टम पर देखने को मिलते हैं। अब देखिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट न्यूज की तरफ। हमारा ये बेसिकली न्यूज नहीं है, ये है हमारा एडिटोरियल, जो कि हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर का एक मेन इंपॉर्टेंट सेशन रहता है। सेक्शन इसको अगर आप नहीं करते तो इट मीन्स आपकी तैयारी यूपीएससी के लिए बिल्कुल ही अधूरी है। तो ये जो आर्टिकल है ये लिखा गया है उदयनिधि स्टालिन के द्वारा, जो डिप्टी चीफ है और मिनिस्टर, तमिलनाडु के मिनिस्टर हैं। इन्होंने क्या कहा है कि खेलों में द्रविड़ एल्गोरिथम का यूज किया जाए। तो खेलों की दुनिया में तकनीकी लगातार बढ़ती जा रही, उसने जो तकनीकी प्रगति है उसने न केवल प्रदर्शन को बल्कि जो पूरा दुनिया उसको मापने का एक तरीका वो भी पूरा बदल दिया है। इसके बाद यहाँ पर द्रविड़ एल्गोरिथम से अर्थ है ड्रेफ्ट मॉडल ऑफ स्किल एग्जीबिशन, यानी कि ड्रेफ्ट मॉडल ऑफ स्किल एग्जीबिशन है, जो कि 1980 में जो कि शुरू किया गया था। एक मतलब ह्यूबर्ट जो ड्रेफ्ट्स हैं उनके द्वारा, ये दो भाई थे, इनके द्वारा विकसित किया गया एक ढांचा है। ये जो मॉडल है कौशल अधिग्रहण की 5 प्रक्रिया को वर्णित करता है। 5 चरण जो है, जिसमें 9 शिक्षा यानी कि नो वॉइस है, जो 5 प्रक्रिया जो है इसमें बताया गया है नो वॉइस। इसके बाद जो है उन्नत शुरुआती यानी कि एडवांस्ड बिगिनर, इसके साथ ही सक्षम यानी कि कॉम्पोनेंट, निपुण यानी कि प्रोफिशिएंट, एंड एक्सपर्ट यानी कि विशेषज्ञ। तो इन 5 सिद्धांतों के बारे में इन्होंने बात की है। इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। हाँ, खेलों में इसका अनुप्रयोग कहाँ पर किया जा सकता है? कोचिंग में, इसके साथ ही परीक्षण में, प्रदर्शन में, इसके साथ जो हम देखते हैं मूल्यांकन जो है, मूल्यांकन उसमें होता है जहां पर खिलाड़ियों की प्रगति को मापने, उसके व्यक्तित्व में विकास योजनाएं बनाने में सहायक सिद्ध होता है। इसके साथ ही ड्रेफ्ट मॉडल की अगर हम मूल अवधारणा को देखें कि मूल अवधारणा कहां से ली गई है, यहाँ पर आप देखिए ड्रेफ्ट मॉडल की जो मूल अवधारणा है, तो इसका ड्रेफ्ट मॉडल का आधार ये है कि कौशल विकास जो है एक रैखिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि संदर्भ आधारित जो है और अनुभव निर्भर है। यानी कि संदर्भ होना चाहिए, तो इसका अनुभव दिखाया गया। ये जो मॉडल है इसका अनुभव दिखता है, तो इसी वजह से ये काफी अच्छी मानी जा रही है। शुरुआती चरणों में खिलाड़ी नियमों और तकनीकी बुनियादी तकनीकों पर निर्भर रहते हैं, जबकि उच्च चरणों में ये सहज ज्ञान जो यानी कि इंट्यूशन, इसके साथ परिस्थिति जन्य निर्णय प्रमुख हो जाते हैं। जैसे कि 9 शिक्षा क्या होता है, एक नया फुटबॉल खिलाड़ी यानी कि नो वॉइस जिसको कहते हैं, एक नया फुटबॉल खिलाड़ी जो केवल बुनियादी पासिंग नियम जो है सीखता है। इसके साथ ही विशेषज्ञ एक्सपर्ट के एक अनुभवी क्रिकेट है, जो कि मैदान की स्थिति, गेंदबाजी की गति और उसके साथ ही जो खिलाड़ी हैं उनके संकेतों के सह रूप को, शॉट को चुनता है। इसके बाद ये जो मॉडल है खेल विज्ञान में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मात्र परिणाम पर नहीं बल्कि प्रक्रिया पर जोर देता है, जैसे कि कौशल विकसित होता है इससे। ठीक है, तो ये ड्रेफ्ट मॉडल की मूल अवधारणा है। अब देखिए इसके बाद खेलों में इसका अनुप्रयोग कैसे किया जा सकता है, इसके हम उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहले कोचिंग एंड मेंटरिंग। अब देखिए जो कोच खिलाड़ी होते हैं उनके चरण का मूल्यांकन करते हैं, खिलाड़ी के जो चरण है उनका, और उसी के अनुरूप वो एक तरह से स्ट्रेटेजी बनाते हैं। जैसे कि टेनिस में एक जो सक्षम सत्र के यानी कि टेनिस में एक सक्षम सत्र के जो खिलाड़ी हैं उसको रणनीतिक निर्णय लेने के लिए जैसे कि सर्विस प्लेसमेंट पर फोकस किया जाता है, जबकि निपुण सत्र पर सहज अनुकूलन जैसे कि विपक्षी की कमजोरी का तत्काल फायदा दिखाया जाता है। इसके साथ ही अमेरिकी फुटबॉल या फिर बास्केटबॉल टीमों में ये मॉडल जो है टीम डायनामिक्स को मजबूत करने में मदद करता है, जहां पर शुरुआती खिलाड़ियों को नियम आधारित जो है
हाँ, नियम आधारित जो ड्रिल्स हैं वो दिए जाते हैं। शुरुआत के जो खिलाड़ी होते हैं यानी कि नियम आधारित उनको बताया जाता है। इसके बाद प्रदर्शन का मूल्यांकन होता है। खिलाड़ी अपने खिलाड़ी जो होते हैं प्रदर्शन करते हैं। संगठन जिसमें जो हमने ओलंपिक समितियां या फिर क्लब बनाए जाते हैं, इसका उपयोग जो है खिलाड़ियों की प्रगति ट्रैक करने के लिए करते हैं। यदि एक एथलीट उन्नत शुरुआती सत्र पर अटक जाता है तो कोच अतिरिक्त मेंटरिंग या फिर सिमुलेशन आधारित ट्रेनिंग जो है लागू कर सकते हैं। खेल मनोविज्ञान में अगर हम देखें तो ये जो पूरा मॉडल है चोट के बाद पुनर्वास में सहायक है, जहां पर खिलाड़ी का धीरे धीरे विशेषज्ञ सत्र पर वापस लाया जाता है। यानी कि धीरे धीरे खिलाड़ी को अगर चोट भी लगती है उसके बाद फिर से खिलाड़ी को वापस लेकर आया जा सकता है, यानी कि उनको बिल्कुल ही बाहर नहीं निकालते। इसके बाद टीम की एक रणनीति होती है, इसकी प्रतिभा की पहचान होती है। तो फुटबॉल या फिर हॉकी जैसी जो टीम स्पोर्ट्स होती हैं उसमें ये जो मॉडल है समग्र कौशल वितरण का विश्लेषण करता है। इसके साथ ही एक टीम में अधिक नौसिखिए यानी कि खिलाड़ी नो वॉइस हो सकते हैं, उसके बुनियादी एकता पर जोर दिया जाता है। और ये जो विशेषज्ञ वाली टीम्स होती है यानी कि जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी टीम सहज रणनीतियों पर पूरी तरह से फोकस करती है। प्रतिभा शिकार स्काउटिंग में ये जो मॉडल है युवा खिलाड़ियों के लिए ये जो मॉडल हम देखते हैं, युवा जो खिलाड़ी हैं उनके संभावित चरणों की पहचान करता है, जिससे लंबी अवधि की निवेश जो योजनाएं हैं वो भी बनाई जा सकती हैं। अब इसमें क्या है कि अगर हम देखें थोड़ा हाँ, यहां पर अगर हम थोड़ा सा देखें कि इसमें चरण क्या है। नौ शिक्षा में उदाहरण क्या हो सकते हैं क्रिकेट में, जैसे बेसिक बैटिंग तकनीक सीखना, ये एक नौ शिक्षा हो सकता है नो बॉयज में। इसके साथ सक्षम क्या हो सकता है, मैच सिचुएशन में जो निर्णय लेगा वो सक्षम होगा। विशेषज्ञ यानी कि सहज रूप से गेंदबाजी का सामना करना। तो 3 तरह के इसमें जो एक तरह से चरण देखे जाते हैं। अब क्या है ना, इस पर बात यहीं पर ही खत्म नहीं होती है। अब इसमें कुछ क्या हमें चुनौतियां भी देखने को मिलती हैं। अब देखिए इसमें चुनौतियां क्या हो सकती हैं। सबसे पहले हम चुनौतियों को समझ लेते हैं। चुनौतियां क्या है इसमें, सॉरी, यहाँ पर चुनौतियों को देखते हैं कि हालांकि जो ड्राफ्ट मॉडल है वो काफी ज्यादा प्रभावी है। हम जब बात करते हैं ना अपने ड्राफ्ट मॉडल की तो वो हमें प्रभावी देखने को मिलता है, लेकिन इसकी जो व्यक्तिगत अगर हम देखें व्यक्तिपरक प्रकृति, जैसे कि सहज ज्ञान को मापना कठिन है कि किसी व्यक्ति के अंदर कितना सहज ज्ञान हो सकता है, ये एक चुनौती है। आधुनिक खेल विश्लेषण जब होता है तो इसे मशीन लर्निंग के साथ एकीकृत कर दिया जाता है, जैसे कि वीडियो एनालिटिक्स से खिलाड़ी के जो चरण है उसका ऑटोमेटेड आंकलन करना। भविष्य में मॉडल एआई सहायता प्राप्त जो कोचिंग एप्स हैं, कुछ ऐसे कोचिंग एप्स हैं जहां पर एआई के जरिए कोचिंग दी जाती है, उनको यानी कि उनके साथ खिलाड़ी के चरण का ऑटोमेटेड आंकलन हो सकता है। इससे क्या होगा कि क्रांति आ सकती है खेल के क्षेत्र में, जहां पर व्यक्तिगत फीडबैक जो है रियल टाइम में उपलब्ध होती है। अगर हम भारतीय संदर्भ में देखें जहां पर खेल शिक्षा में एकीकरण की कमी हमें देखने को मिलती है, यानी कि पूरी तरह से एकीकरण हमें नहीं देखा जाता, वहीं पर इस मॉडल को स्कूल सत्रीय कार्यक्रम में अपनाने से युवा प्रतिभा को बेहतर किया जा सकता है। इसके साथ ही कुल मिलाकर अगर हम देखें तो जो ड्राफ्ट मॉडल दिए गए हैं इन्होंने खेलों को न केवल जीतने का माध्यम बनाता है, यानी कि ये सिर्फ जीतने का माध्यम नहीं है बल्कि समग्र विकास का भी एक साधन है। ये हमें याद दिलाएगा कि सच्ची विशेषता जो, यानी कि अगर हम एक्सपर्ट की बात करें तो एक्सपर्ट जो है नियमों से परे अनुभव की गहराई से बने होते हैं, यानी कि वो उनके लिए कोई नियम नहीं होते बल्कि उनके लिए एक अनुभव की गहराई होती है। तो इसी के साथ ही हमारा ये जो सेशन है द हिंदू का यहीं पर फिनिश होता है, लेकिन आपके लिए ये हमने क्वेश्चन ऑफ द डे दिया है आज के लिए। तो आपका आज का क्वेश्चन क्या है, इसका आपने आंसर ढूंढना है कि मार्शल लॉ के संबंध में बताना है। अनुच्छेद 34 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होने पर मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाता है। दूसरा क्या कहता है स्टेटमेंट, संविधान में एक विशिष्ट प्रावधान है जो कि कार्यपालिका को मार्शल लॉ घोषित करने का अधिकार देता है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, केवल एक ए ऑप्शन है, केवल 2 बी ऑप्शन है, केवल सी 1 और 2 दोनों सही है, डी है ना तो 1 और ना ही 2। तो इसमें बताना है कि आपने कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि इसके लिए मार्शल लॉ के संबंध में।
तो आपने इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताना होगा। इसी के साथ ही दोस्तों हमारा ये जो द हिंदू का सेशन है ये यहीं पर फिनिश होता है। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने कल के द हिंदू के सेशन में। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।